नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर हाजिर हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर्स। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और यमुना में फैली गंदगी को लेकर इन दिनों सियासी पारा हाई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा और सख्त लिहाजे में अपने विरोधियों को जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यमुना में गंदगी तो अक्सर फैली ही रहती है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से काम जारी है और ये काम 2 दिनों में नहीं हो सकता है, लेकिन जल्द से जल्द यमुना को दिल्ली सरकार की तरफ से साफ किया जाएगा। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि यमुना कितने दिनों में साफ होती है। क्या वाकई में ही जो दिल्ली सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो कितने सच साबित होंगे, ये आने वाला दिन ही बताएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने यमुना की गंदगी पर चिंता जाहिर की है, साथ ही 6 एक्शन पॉइंट्स भी बताए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यमुना नदी को इतना गंदा होने में 70 साल लगे, 2 दिन में इसकी सफाई नहीं हो सकती है। मैंने दिल्ली के चुनावों में लोगों से वादा किया था कि अगले चुनावों तक इसे साफ कर दिया जाएगा। हमने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहा हूं। 2 दिन के लखनऊ दौरे पर आए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में पिछले 21 सालों से चले आ रहे परिसंपत्तियों के विवाद का आज निपटारा हो गया है। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का रिश्ता बड़े और छोटे भाई जैसा है। आपको यह भी बता दें कि सन 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के दौरान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बना था। लखनऊ दौरे पर आए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 30 मिनट तक चर्चा हुई है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने बताया कि 21 सालों से चल रहा बंटवारा विवाद हल हो गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बीच करीब 20,000 करोड़ की परिसंपत्तियों को लेकर विवाद था, जो आज हल हो गया है। आपको बता दें कि सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग राज्य बना था। चंबा पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस को जो जीत मिली वो सहानुभूति की वजह से मिली है। साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साल 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में मिशन रिपीट का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी साल 2022 में चुनावों में जीत हासिल करेगी और भगवा झंडा स्थापित करेगी। पिछले ही दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार रात में मेगा शो की शुरुआत की। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने 345 किलोमीटर के सफर को तय किया। इस सफर को तय करने में करीब 15 घंटे के वक्त लगे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव लगातार मेगा शो से मजबूती के साथ सियासी हुंकार भर रहे थे, तो वहीं सपा कार्यकर्ता भी लगातार उत्साहित नजर आ रहे थे। कई राज्यों में राजनीतिक उठापटक झेल रही कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में भी बड़ा झटका लगा है। दरअसल जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के 4 पूर्व मंत्री और 3 मौजूदा विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सामूहिक इस्तीफा भेजा है। इन नेताओं ने पार्टी पर आरोप लगाया है कि राज्य में पार्टी की स्थिति बेहद खराब है, लेकिन इस पर काम करने के लिए लीडरशिप की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से कई नेता इस्तीफा दे रहे हैं। करीब 1.5 साल बाद एक बार फिर करतारपुर कॉरिडोर खुल चुका है और श्रद्धालुओं को दर्शन करने की इजाजत मिल गई है, जिसके बाद से श्रद्धालु करतारपुर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वहीं गुरुवार को पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कैबिनेट के मंत्री 14 लोगों के जत्थे के साथ करतारपुर साहिब के दर्शन करने रवाना हुए, लेकिन पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर जाने की इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद अब सिद्धू 20 नवंबर को दर्शन करने के लिए करतारपुर साहिब जाएंगे।
पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, इस पूरे मामले पर एक्शन प्लान अब शुरू कर दिया गया है। कल दिल्ली सरकार ने साफ किया था कि अति जरूरी सामग्री लिए हुई ट्रकों को दिल्ली के अंदर एंट्री दी जाएगी और इसके लिए कवायद दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। इस वक्त हम गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने तमाम इलाके में बैरिकेडिंग कर जितने भी ट्रक्स हैं, जितने भी टेम्पो हैं, इन तमाम चीजों को रोकना शुरू कर दिया है। इनसे पूछा जा रहा है एसेंशियल सर्विसेज को ही दिल्ली में एंट्री दी जाएगी, ऐसा बार बार अधिकारियों के सामने ट्रक संचालकों को, ट्रक ड्राइवर्स को समझाया जा रहा है। और इस स्थिति के चलते गुरुग्राम के दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर हालांकि जाम जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो स्लो जरूर हो गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो ट्रक चालक हैं ये बहुत सारा ऐसा सामान लेकर चलते हैं जो कि दिल्ली में एंटर होता है, यानी कि जो जरूरी दिल्ली सब्जी की सप्लाई है, दवाइयों की सप्लाई है या एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनको ही दिल्ली में जाने की एंट्री है। कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर कुछ ना कुछ सामान है जो कि दिल्ली के रास्ते होकर दूसरे राज्यों को जाता है या फिर दिल्ली के अंदर जाता है। लंबे समय से पांवटा साहिब में हेलीपैड की मांग उठाई जा रही थी, तो वहीं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने आश्वासन दिया था कि जल्द यहाँ पर हेलीपैड भी बनाया जाएगा, जिसको लेकर अब पांवटा प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। पांवटा सीएम ने इसका निरीक्षण भी किया है और जल्द प्रदेश के मुखिया सीएम जयराम ठाकुर से इसका उद्घाटन भी करवाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पिरथला के गांव दूधौला में स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में पहुंचे और यहां पर जो उनका तीसरा स्थापना दिवस है विश्वविद्यालय का, उसको मनाया गया था, जहां पर उन्होंने खेड़ा देवत और जो कुलदेवी हैं उनके मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठित जो हवन आयोजन किया गया था उसमें आहुति डाली। साथ ही उन्होंने इस मौके पर कहा कि 2030 तक 12,000 युवाओं को विश्वविद्यालय के माध्यम से रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास भी होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों को रोजगार हासिल करने में कोई परेशानी ना हो। इस मौके पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष किया कि वो कहते हैं कि परचूने की दुकानों पर नौकरियां मिल रही हैं, तो वो बताए कौन सी दुकान है वो जहां पर वो नौकरियां मिलती है। तो उन्होंने कहा कि हर्जी और खर्ची का जो रीति रिवाज था वो उन्होंने ख़त्म करने का काम किया। अब युवाओं को बिना जैक और बिना पैसे के नौकरियां हरियाणा सरकार की तरफ से दी जा रही हैं और पूरी इसमें पारदर्शिता भी बरती जा रही है। कल 19 नवंबर यानी कार्तिक पूर्णिमा को लेकर हरिद्वार प्रशासन के द्वारा लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है। हालांकि जिस तरह से प्रशासन के द्वारा भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उमड़ने की संभावना जता गई, तो कहीं न कहीं हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। जगह जगह पर जो है पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक न हो। हालांकि श्रद्धालु स्नान करने के लिए तैयार है, हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो कल ऊना में प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान ऊना पहुंच रहे हैं, जिसमें वो लगभग 125 करोड़ के ऊना विधानसभा क्षेत्र में भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। उसके साथ साथ 2 जनसभाओं को जिला ऊना में वो संबोधित करेंगे। अगर दूसरी जनसभा की और दूसरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र में दोपहर के बाद मुख्यमंत्री जो है वहाँ पहुँचेंगे और लगभग वहाँ भी 150 करोड़ के आसपास के भूमि पूजन एवं शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री 4 सालों में ये 5वां बड़ा दौरा जो है वो बताया जा रहा है, जिसमें वो करोड़ों की सौगात जो है जनता को समर्पित करेंगे। उसके साथ साथ सतपाल सिंह सती ऊना में जहां मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे, वहीं हरोली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो HPSIDC के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार जो है वहां मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर बसदेड़ा के स्कूल मैदान में उतरेंगे और वहां से पहली जनसभा को संबोधित करने के उपरांत हरोली विधानसभा क्षेत्र के कुब्बोआल ओलिया में जाकर एक और बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें क्यास लगाए जा रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग जो है वहां पहुंच सकते हैं।
महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर हरियाणा पुलिस की अनूठी पहल। महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर निकाली जा रही है जागृति यात्रा। ये जागृति यात्रा यमुनानगर के अंदर पहुंची और एक कार्यक्रम यहाँ पर एक स्कूल के अंदर आयोजित किया गया। इस यात्रा के अंदर एसीपी ममता सोता इसका नेतृत्व कर रही हैं और महिला पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर अन्य 15 महिला पुलिस कर्मचारी इसमें शामिल हैं, जो प्रत्येक जिले के अंदर साइकिल यात्रा करते हुए पहुंचेंगे और यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा वहाँ पर स्कूली छात्र छात्राओं को उनके प्रति होने वाले अपराध और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। एसीपी ममता सौदा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पंचकूला से इस यात्रा का आरंभ हुआ है, जिसका उद्देश्य है महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध और जिस प्रकार से महिला थाने बने हैं और आज भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कोई भी समस्या हो तो वहाँ पर जाने मिल सकती हैं, उन सभी के अंदर आत्मविश्वास पैदा करना है। और जिस प्रकार से चाइल्ड हेल्पलाइन है, महिला हेल्पलाइन है, दुर्गा शक्ति ऐप, इन सभी की जानकारी उनको देनी है। इसी के चलते ये पूरे प्रदेश को ये यात्रा कवर करेगी और पंचकूला से होते हुए ये यात्रा अम्बाला पहुंची और उसके बाद यमुनानगर पहुंची और इसी प्रकार से अन्य जिलों के अंदर जाएगी और 1194 किलोमीटर का ये यात्रा जो है पूरा का पूरा सफर तय करते हुए पंचकूला मुख्यालय के अंदर इसका समापन होगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं को सशक्त करना और महिला सुरक्षा को लेकर ये यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर निकाली जा रही है। प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद भी जिले में फसल अवशेष जलाने के मामलों में कमी नहीं आ रही है। जिला प्रशासन हरसेक सैटेलाइट के माध्यम से भी किसानों पर निगरानी रख रहा है। अब तक हरसेक सैटेलाइट के माध्यम से जिला प्रशासन को 1276 स्थानों पर आगजनी की घटनाओं का डाटा मिला है। फतेहाबाद जिले में 456 किसानों द्वारा 1276 स्थानों पर फसल अवशेष जलाए गए हैं। अब जिला प्रशासन द्वारा इन 456 किसानों से 11,70,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है। जिला प्रशासन लगातार किसानों से अपील कर रहा है कि किसान अपने फसल अवशेष न जलाएं। बता दें कि पिछले वर्ष भी पूरे हरियाणा में फतेहाबाद जिला फसल अवशेष जलाने के मामले में अव्वल रहा था। आज जिला प्रशासन द्वारा सभी सरकारी स्कूल व गैर सरकारी स्कूल के बच्चों को अपने साथ लेकर एक पर्यावरण बचाओ रैली का भी आयोजन किया गया। बच्चों द्वारा शहर में पर्यावरण बचाओ को लेकर एक रैली निकाली गई। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन की अपील व स्कूली छात्राओं द्वारा निकाली गई पर्यावरण बचाओ रैली का किसानों पर कितना असर हो पाता है या किसान यूं ही अपने फसल अवशेष जलाते रहेंगे। जिला योजनाकार की टीम डीटीपी द्वारा आज अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। कस्बे के निगाड़ा मोड़ बाईपास व देवी मंदिर बाईपास के नजदीक इस अवैध निर्माण को ढहाया गया। इस अवसर पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भिवानी पुलिस ने हर थाने के अंदर साइबर सेल बनाने की बात कही है। भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई भी होगी और ऐसे मुलजिमों को जल्द से जल्द पकड़ करके जेल के पीछे भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि एक हेल्प डेस्क बनाई जाएगी जिसमें लोगों को जागरूक भी किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि ऑनलाइन फ्रॉड ताकि ना हो सके। उन्होंने बताया कि इसके अंदर NGOs को भी साथ में जोड़ा जाएगा। अजीत सिंह शेखावत के अनुसार जल्द से जल्द ऐसे अपराधी पकड़े जाया करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि अब तक इस मामले को लेकर के 140 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। हालांकि अधिकतर मामले पुलिस ने निपटा भी लिए हैं। दिल्ली और NCR में बढ़े हुए प्रदूषण के चलते कई तरह के फैसले लिए गए हैं और ऐसे में पावर प्लांट भी बंद करने पड़ सकते हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का कहना है कि हरियाणा को अगर पावर प्लांट बंद करने पड़ते हैं तो भी प्रदेश में बिजली की कोई किल्लत नहीं होगी। रणजीत चौटाला ने कहा कि थर्मल से हरियाणा को 2500 मेगावाट बिजली उपलब्ध हो रही है, लेकिन प्रदेश के पास पहले से ही 12,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध है। रणजीत चौटाला ने कहा कि इस वक्त 7,000 मेगावाट की खपत है, जबकि 5,000 मेगावाट बिजली हरियाणा के पास ज्यादा उपलब्ध है। रणजीत चौटाला ने कहा कि अगर वायु प्रदूषण के चलते पावर प्लांट बंद भी करने पड़ते हैं तो उपभोक्ताओं को बिजली की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। काबिले गौर है कि दिल्ली और NCR में बढ़े हुए प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने
दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों को ये आदेश दिए हैं कि वो एक गाइडलाइन जारी करके फैसला करें ताकि इस प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ आज बावल उपमंडल के गांव टाकड़ी पहुंचे और गरीबदास आनंद महोत्सव समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने हिंदुत्व की कई दिनों से व्याख्या करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए जमकर लताड़ लगाई। वहीं उन्होंने अपने हिसाब से हिंदुत्व की व्याख्या भी की। उन्होंने यह भी आह्वान किया कि सभी हिंदू अपने बच्चों को यह बताए कि आखिर वो हिंदू क्यों है। उनके साथ सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, पूर्व मंत्री जसवंत सिंह, कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, सुनील मूसेपुर सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। नमस्कार।